मेरे बेटे का एसएससी का एग्ज़ाम था। एग्ज़ामिनेशन सेंटर मेरे घर से तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर दूर एक स्कूल में पड़ा था। मैंने अपने पति राजेश से कहा कि वो मेरे बेटे आकाश के साथ चले जाएं, लेकिन उनके पास समय नहीं था, तो आकाश के साथ मैं ही निकल गई। लगभग 12 बजे की तरफ बच्चों की एंट्री हो गई थी। वहाँ मुझे शाम 5 बजे तक आकाश के बाहर निकलने का इंतज़ार करना था, इसलिए मैं पास के ही एक पार्क की तरफ चली गई और तभी मेरी नज़र वहाँ पर सुषमा पर पड़ी, जो एक कार से उतरी और पार्क के बगल वाली गली के अंदर चली गई। मैं उसके पीछे पीछे गई तो वो गली में आगे चलकर एक फ्लैट में दाखिल हो गई। मैं वहाँ से वापस आई और पार्क में बैठकर अपने बेटे का इंतज़ार करने लगी। मैं सुषमा के बारे में सोच रही थी। वो देखने में किसी अच्छे घर की औरत लगती है, फिर वो इन गलत कामों में कैसे पड़ गई? सुषमा के बारे में मेरी ये सोच बेबुनियाद नहीं थी। सुषमा मेरे घर के बिल्कुल सामने वाले फ्लैट में अकेले ही रहती थी और उसके बारे में आसपास के सभी लोगों का यही कहना था कि वो गलत काम में है। आज मैंने उसे खुद अपनी आंखों से एक फ्लैट के अंदर जाते हुए देखा तो मेरा ये शक यकीन में बदल गया था। मेरे बेटे का एग्ज़ाम खत्म होने तक मैं पार्क में बैठी रही और पार्क के सामने वाले फ्लैट से सुषमा के बाहर निकलने का इंतज़ार करती रही, लेकिन वो नहीं आई। एग्ज़ाम ख़त्म हो गया और मैं अपने बेटे आकाश को लेकर वापस अपने घर आ गई। रात को जब मेरी नज़र सुषमा के फ्लैट पर पड़ी तो वहाँ लाइट जल रही थी, जिसे देख मैं समझ गई कि वो घर वापस आ गई है। सुषमा का फ्लैट सेकंड फ्लोर पर था और मेरा फ्लैट भी सुषमा के बिल्कुल सामने वाली बिल्डिंग में सेकंड फ्लोर पर ही था। जब सुषमा के घर की खिड़की खुली होती तो उसका बेडरूम मेरे बेडरूम की खिड़की से बिल्कुल साफ नज़र आता था। अक्सर मैं अपने कमरे की खिड़की से सुषमा को देखती, जो अपने किसी ग्राहक के साथ मुझे नज़र आती थी। अगर सुषमा अपनी खिड़की बंद भी कर लेती तो भी उसके कमरे के अंदर जो उजाला होता था उसमें मैं उसकी हरकतों को अपने बेडरूम से आराम से देख सकती थी। आज भी उसकी खिड़की खुली दिखी तो मैं अपने बेडरूम की लाइट बंद कर दी और हमेशा की तरह चाय का कप हाथों में लिए अपनी खिड़की के पास कुर्सी लगाकर मैं आराम से बैठ गई। उसके बेडरूम की खिड़की बंद होने से पहले तक वो उन्हीं कपड़ों में थी जिन कपड़ों में मैंने उसे पार्क में एक फ्लैट के अंदर जाते हुए देखा था। तभी मुझे एक आदमी नज़र आया और उसने सुषमा को अपने करीब कर लिया। सुषमा ने अपने कमरे की खिड़कियों को बंद कर लिया। काफ़ी देर तक मैं अपनी खिड़की से सुषमा के फ्लैट पर नज़रें गड़ाए बैठी रही, लेकिन कुछ देर के बाद ही उसके कमरे की लाइट बंद हो गई और मुझे लगा कि अब शो ख़त्म हो गया है। मेरे सामने चल रहे लाइव शो के ख़त्म होते ही मैं भी रात के खाने की तैयारी करने के लिए किचन में चली गई। थोड़ी देर बाद जब मेरे पति अपनी ड्यूटी से वापस घर लौटे और मैं उन्हें और आकाश को खाना खिलाने में बिजी हो गई। कुछ दिनों बाद जब एसएससी का रिजल्ट आया तो मेरा बेटा आकाश बहुत दुखी हुआ। मेरे बेटे ने बहुत अच्छी तैयारी की थी, लेकिन उसका रिजल्ट खराब था। हालांकि पढ़ने में आकाश दूसरे बच्चों से कहीं ज़्यादा बेहतर था। 12वीं में तो उसने अपने स्कूल में टॉप किया था, लेकिन एसएससी के एग्ज़ाम में वो अपनी काबिलियत नहीं दिखा पाया, जिसकी वजह से वो बहुत उदास हो गया था। अपने इकलौते बेटे को उदास देखकर मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए अगले दिन सुबह जब राजेश ड्यूटी के लिए तैयार हो रहे थे तब मैं नाश्ता लेकर उनके पास गई और उनसे कहा कि आकाश को कुछ दिनों के लिए कहीं पर घुमा लाते हैं, जिससे उसका स्ट्रेस थोड़ा कम हो जाएगा और इसी बहाने हम लोगों का भी एक छोटा सा टूर हो जाएगा। राजेश ने कहा, ठीक है, मैं आज ही ऑफिस पहुंचकर एक हफ्ते की छुट्टी ले लेता हूं। दोपहर के वक्त मैं अपने कमरे में आराम कर रही थी कि राजेश का फ़ोन आया और वो कहने लगे, मीनाक्षी, 1 सप्ताह की छुट्टियां मुझे मिल गई हैं। अब तुम बताओ कि मैं कहाँ का रिजर्वेशन कराऊं। मैंने तुरंत ही उनसे कहा कि शिमला जाना कैसा रहेगा। राजेश बोले, ठीक है, तुम अगर कहती हो तो हम लोग शिमला ही चलते हैं, वो भी कल ही। मैं ऐसा करता हूँ कि शिमला का रिजर्वेशन अभी करवा कर तुम्हें सारी डिटेल सेंड कर देता हूँ। तुम भी अपनी सारी तैयारियाँ शुरू कर दो। जब राजेश ने मुझे रिजर्वेशन की डिटेल भेजी तो मैं तो खुशी से उछल पड़ी, क्योंकि अगले दिन दोपहर की ही ट्रेन थी और मैंने जब ये बात अपने बेटे आकाश को बताई तो वो भी बेहद खुश हो गया। हम दोनों माँ बेटे शिमला जाने की तैयारी में लग गए। मैं बहुत खुश थी क्योंकि पूरे 20 साल बाद मुझे शिमला जाने का दोबारा मौका मिला था।
तब भी हम 3 लोग ही वहाँ गए थे, मैं, मेरा प्रेमी नवीन और आकाश। हालांकि उस वक्त आकाश मेरे पेट में था। शिमला की वादियों में नवीन की बहुत सी यादें थीं, जिन्हें फिर से सहेजने का मौका मुझे 20 साल बाद मिलने वाला था। रात के लगभग 8 बज रहे थे। मैं खाना बनाकर राजेश का इंतजार कर रही थी कि तभी मेरी नज़र सुषमा के फ्लैट पर पड़ी, जिसकी लाइट अभी ऑन हुई थी और खिड़की भी अभी खुली थी। इसका मतलब ये था कि सुषमा अभी अभी घर में दाखिल हुई थी। मैं बेडरूम की खिड़की से सुषमा के घर को निहारने बैठ गई। उसकी खिड़की खुली हुई थी और मुझे सुषमा भी सामने ही नजर आ रही थी। तभी मुझे उसके रूम में एक आदमी नजर आया। दोनों के बीच मुझे देखने में कुछ ठीक नहीं लग रहा था। थोड़ी ही देर में मुझे ऐसे लगा जैसे किसी बात पर उन दोनों की बहुत जोरदार बहस हो रही थी। तभी सुषमा ने अपनी खिड़की बंद कर ली, लेकिन उसके कमरे की लाइट काफ़ी देर तक जलती रही। उसकी खिड़की बंद होने के बाद जब तक उसकी लाइट जलती रही, तब तक मैं अपनी खिड़की से उसके बेडरूम पर नज़रें बनाए हुए बैठी रही थी। खिड़की बंद होने के कुछ देर बाद ही मुझे कमरे की लाइट में दिख रही परछाइयों से ये पता चल रहा था कि वो लोग कुछ हाथापाई करते हुए नजर आ रहे थे। और अगले ही पल में मुझे एक चीख भी सुनाई दी और इस चीख के बाद उस कमरे की लाइट भी बंद हो गई। सुषमा के घर के अंदर का नज़ारा देखकर इस बार मैं घबरा गई थी। मुझे लगा कि शिमला से वापस आते ही मैं राजेश से कहकर यहाँ से कहीं दूर दूसरा घर लेने के लिए बोल दूंगी, क्योंकि जिस जगह सुषमा जैसी गंदी औरत रहती हो उस जगह अब मैं और नहीं रह सकती थी। कल को मेरे बेटे की शादी हो जाएगी और अगर पड़ोसी इतना गंदा होगा तो फिर उसकी बढ़ती हुई फैमिली पर क्या असर पड़ेगा। मैं अगले 1 घंटे तक सर पर हाथ रखकर यही सब सोचती रही थी कि तभी मेरे पति राजेश भी वापस आ गए और बोले कि ऑफिस में आज ज़्यादा काम होने की वजह से मेरे सिर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है और इसीलिए वो रात का खाना भी नहीं खाएंगे। मैंने राजेश को सर दर्द की दवा दी, जिसे खाकर वो बेडरूम में वापस जाकर सो गए। राजेश के सो जाने के बाद हम दोनों माँ बेटे रात के खाने में बिजी हो गए। खाना खाने के दौरान हम दोनों की अपनी बातें चलती रहीं कि शिमला में हम लोग क्या क्या करेंगे, कहाँ कहाँ घूमने जाएंगे। इस सब की हम प्लानिंग करते रहे और ये सब करते करते रात के 11 बज चुके थे। आकाश भी अपने कमरे में फिर सोने चला गया और मैं राजेश के पास आकर लेट गई। मैंने देखा कि राजेश सो चुके थे, लेकिन मुझे तो नींद ही नहीं आ रही थी। मैं रात भर सुषमा के बारे में ही सोचती रही। सुषमा के सामने वाले फ्लैट में रहने से अब मुझे बहुत खतरा महसूस होने लगा था। मैंने सोचा कि मैं ये सब अभी राजेश को बता दूं, लेकिन फिर मुझे लगा कि अगले दिन ही हम लोगों को शिमला के लिए निकलना है, इसलिए राजेश को बेकार की टेंशन देना अभी से ठीक नहीं है। लौट कर आराम से बात कर लेंगे। रात में देर तक जागने की वजह से सुबह उठने में मैं थोड़ा लेट हो गई और उठते ही शिमला जाने की तैयारी में लग गई। थोड़ी देर के बाद मैं आकाश और राजेश के लिए सुबह का नाश्ता तैयार करने किचन में गई कि तभी दरवाजे की घंटी बजी। मैंने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने पुलिस की वर्दी में खड़े एक आदमी को देख मैं बुरी तरह से घबरा गई। तभी वो आदमी बोला, आप सुषमा को जानती हैं? सुषमा का नाम सुनते ही मैं चौंक गई थी। दरवाजे की डोर बेल बजी तो मेरे पति राजेश भी जाग गए थे और जब उन्होंने सुना कि दरवाजे पर मैं किसी पुलिसकर्मी से बात कर रही हूँ तो फिर वो भी तुरंत आ गए और उन्होंने उससे पूछा कि कौन सुषमा, आप किस सुषमा की बात कर रहे हैं? वो इंस्पेक्टर बोला, दरअसल वो आपके सामने वाले फ्लैट में एक खूबसूरत औरत रहती थी, मैं उसी की ही बात कर रहा हूँ। राजेश ने कहा कि हमारा और सामने वाले फ्लैट का बिल्डर एक ही है और इसीलिए दोनों का एड्रेस लगभग एक जैसा ही है। सुषमा का एड्रेस हाथों में लिए कई बार लोग हमारे घर का डोर बेल बजा देते हैं। सुषमा को बस मैं इतना ही जानता हूँ। आप ये बताइए कि आप हमसे सुषमा के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? तो वो इंस्पेक्टर बोला, दरअसल कल रात 9 से 10 बजे के बीच सुषमा ने अपने कमरे में फांसी लगाकर खुद की जीवन लीला खत्म कर ली। सुषमा के फ्लैट की डुप्लीकेट चाबी उसकी नौकरानी मीना के पास रहती है। सुबह जब वो झाड़ू पोछा करने के लिए सुषमा के फ्लैट के अंदर दाखिल हुई तो अपनी मालकिन को इस तरह से पंखे से लटकता देख उसकी चीख निकल गई और उसने तुरंत ही पुलिस को कॉल करके सब बता दिया। आप लोग सुषमा के पड़ोसी हैं, इसीलिए आपसे पूछताछ करना जरूरी था। शायद आप लोग सुषमा के बारे में कुछ जानते हों। राजेश बोले, हम लोग सुषमा के बारे में जितना जानते थे मैंने आपको बता दिया। तो पुलिस वाले ने कहा कि अच्छा ठीक है,
मैं चलता हूँ। आप लोगों को सुषमा के बारे में कभी कुछ भी याद आए तो ये मेरा नंबर है, इस पर आप मुझे कॉल करके तुरंत ही बता दीजिएगा। इतना कहकर वो पुलिस वाला वहाँ से जा चुका था, लेकिन हम दोनों पति पत्नी के होश उड़ चुके थे। घर से बाहर निकले तो देखा कि सुषमा के फ्लैट के आसपास लोगों की भारी भीड़ जमा थी। सुषमा के बारे में लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। सुनीता आंटी को भीड़ में देखकर मैं भी उनके करीब चली गई। मुझे देखते ही वो कहने लगी, जैसी करनी वैसी भरनी। न जाने कितने ही आदमियों के साथ इसके गलत रिश्ते थे। ये औरत ऐसी ही थी। आखिर में उसे क्या हासिल हुआ? खुद की इज्जत को तबाह करके कोई भी सुकून नहीं खरीद सकता, और ऐसे लोग तो बेमौत ही मारे जाते हैं। पड़ोस में इतनी बड़ी वारदात होने की वजह से मेरा शिमला जाना अब मुझे मुश्किल लग रहा था। मैं घर आकर अपना सिर पकड़कर बैठ गई। सुषमा के बारे में सोचने लगी। कल रात को जो कुछ भी मैंने देखा, क्या वो मुझे राजेश को सब बता देना चाहिए? फिर मुझे लगा कि 20 साल बाद तो शिमला जाने का जैसे तैसे मौका मिला है। अब ये सब बात कर मैं क्यों बेवजह अपनी सरदर्दी मोल ले लूं? सुषमा को तो उसके गलत कर्मों की सजा आज नहीं तो कल मिलनी ही थी। उसकी वजह से मैं अपना टूर क्यों बर्बाद करूं? तभी राजेश मेरे करीब आए और बोले, मीनाक्षी तुम ही बताओ अब क्या करें? पड़ोस में तो इतनी बड़ी वारदात हो गई है, और ऐसे में क्या हमारा शिमला जाना ठीक रहेगा? मैंने कहा कि उस वारदात से भला हमारा क्या लेना देना है? सुषमा कोई अच्छी औरत तो थी नहीं, ना जाने वो कितनों का घर बिगाड़े बैठी थी। उसे तो एक ना एक दिन मरना ही था, तो उसके लिए हम क्यों टेंशन लें? रोज ही ना जाने ऐसी कितनी ही वारदातें होती हैं, तो क्या हम उसके लिए जीना छोड़ दें? देखो हमारा सामान तैयार है, इसलिए तुम स्टेशन तक जाने के लिए कैब बुक कर लो और हम लोग भी यहाँ से निकलते हैं। मेरी इस बात पर राजेश थोड़ी देर के लिए खामोश हो गए। फिर वो मेरे करीब आकर बैठकर बोले, मीनाक्षी वो औरत भले ही कैसी भी थी, लेकिन थी तो वो हमारी पड़ोसी ही ना, और इंसानियत नाम की भी कोई चीज़ होती है। हम एक दिन बाद भी तो शिमला जा सकते हैं। वैसे भी मैंने 1 हफ्ते की छुट्टी ली है। आज हम शिमला का ट्रिप कैंसिल कर देते हैं और मैं कल के लिए दोबारा रिजर्वेशन करवा लेता हूँ। मैं तो शिमला जाने के लिए बेताब बैठी थी, लेकिन मेरे पति की बात भी अपनी जगह पर सही थी। एक दिन रुक जाने में कोई बुराई नहीं थी। मैं घर के ज़रूरी काम निपटा कर सुषमा के फ्लैट की ओर गई तो मुझे पता चला कि पुलिस उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जा चुकी है और उसके फ्लैट को सील भी कर दिया गया है। ये सब जानकारी लेकर मैं वापस अपने घर लौट आई। शाम को मेरे घर की घंटी बजी तो राजेश ने दरवाज़ा खोला। वहीं पुलिस वाला दोबारा सामने खड़ा था। उसने कहा कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? राजेश ने उसे अंदर बुला लिया और मुझे चाय लाने का इशारा किया तो मैं किचन की तरफ चली गई और 2 लोगों की चाय चढ़ाकर वापस लौट आई। पुलिस वाले ने कहा कि मेरा नाम अमित है और इस केस की जांच मैं ही कर रहा हूँ। हमने इस गली में लगे कुल 4 सीसीटीवी कैमरास के फुटेज की जांच की है। सुषमा के फ्लैट में कुल 4 फ्लोर हैं और सुषमा 2nd फ्लोर पर रहती थी। शुरुआती जांच में हमने देखा कि रात के 9 बजे के करीब सुषमा अपनी बिल्डिंग में दाखिल हुई। उसकी बिल्डिंग में दाखिल होने के कुछ समय पहले और कुछ समय बाद में भी कई लोग बिल्डिंग में दाखिल हुए। बिल्डिंग के चारों ओर फ्लोर पर रहने वाले सभी लोगों से हमने उन लोगों की पहचान करवाई तो ऐसा कोई व्यक्ति हमें सीसीटीवी फुटेज में नहीं मिल पाया जो संदिग्ध हो। इसलिए अभी तक की जांच में तो यही नजर आ रहा था कि उसने खुद ही अपनी जीवन लीला समाप्त की है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और शुरुआती जांच में भी यही बात निकल कर आई है कि उसने अपनी मर्जी से ये सब किया। लेकिन सुषमा के कमरे से हमें कोई भी ऐसा नोट नहीं मिला। सुषमा के घर से 2 अलग अलग आदमियों के पैरों के निशान मिले हैं, जिसकी वजह से ये मामला अब और पेचीदा हो गया है। मैं आपके पास इसलिए आया हूँ कि जब मैंने सुषमा के बेडरूम की खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो मुझे बिल्कुल सामने आपका फ्लैट नजर आया। अगर रात में उसके घर में कोई आया और उसने सुषमा की हत्या की है तो आपके घर तक उसके चीखने की आवाज़ भी ज़रूर आई होगी, या अगर उस वक्त आपकी खिड़की खुली होगी तो शायद आप लोगों ने कुछ तो ज़रूर देखा ही होगा। इंस्पेक्टर अमित की इन बातों को सुनकर मेरे होश उड़ चुके थे। मैंने रात वाली बात अब तक अपने पति को नहीं बताई थी। अगर अब मैं वो बातें इंस्पेक्टर को बताती तो राजेश को शायद अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने रात की वारदात पर खामोश रहना ही ठीक समझा।
तभी मेरे पति ने इंस्पेक्टर से कहा कि कल रात को मैं खुद 10 बजे ड्यूटी से घर पहुंचा हूं, क्योंकि मेरे सर में दर्द हो रहा था। इसलिए घर लौटते ही मैं सो गया और सुबह जब अपने दरवाजे की बेल बजाई तभी मेरी नींद खुली थी। मैंने ना तो कोई चीख सुनी और ना ही मैं खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की। इंस्पेक्टर ने मेरी ओर देखा और पूछा, बहन जी, ये तो घर में थे नहीं। आपने या आपके बेटे ने ऐसा कुछ देखा सुना हो तो बताइए। मैंने झट से कहा कि नहीं, मैंने भी कुछ नहीं देखा और मेरा बेटा तो उस वक्त अपने रूम में बैठकर पढ़ रहा था, इसलिए उसने भी ऐसा कुछ नहीं देखा सुना होगा। इंस्पेक्टर ने जब मेरी ओर देखा तो मैं तभी घबरा गई थी। उसका सवाल सुनकर तो मैं और भी ज़्यादा बेचैन हो गई। मैं अपने चेहरे की बेचैनी को छुपाने की भरसक कोशिश भी की, लेकिन मैं कोई सातिर अपराधी तो थी नहीं। इसलिए इंस्पेक्टर ने मेरी घबराहट को महसूस कर लिया और बोला, क्या मैं वो कमरा देख सकता हूँ जिसकी खिड़की सुषमा के फ्लैट से नजर आती है? इंस्पेक्टर को लेकर राजेश बेडरूम की ओर चले गए, लेकिन मेरे पसीने छूटने शुरू हो चुके थे। इंस्पेक्टर ने पूरे घर का जायजा लिया और फिर वापस आकर सोफे पर बैठ गया। मैं ये भी भूल चुकी थी कि मैंने किचन में चाय चढ़ाई हुई है। जब चाय जलने की महक राजेश की नाक तक पहुंची तो उन्होंने मुझसे कहा, मीनाक्षी, चाय लेकर आओ। चाय की एक चुस्की लेकर इंस्पेक्टर ने कप टेबल पर रख दिया और बोला, क्या मैं आपके लड़के से कुछ पूछताछ कर सकता हूँ? राजेश ने कहा, देखिए सर, जितना हम लोग जानते थे आपको सब बता चुके हैं। अब इस मामले में मेरे बेटे को मत घसीटिए, क्योंकि वो बस एक स्टूडेंट है और उसका एसएससी का रिजल्ट भी खराब आने से वो काफ़ी स्ट्रेस में है। आपकी बातों से वो और ज़्यादा घबरा जाएगा। उसके स्ट्रेस को दूर करने के लिए ही तो हम लोग आज शिमला के लिए निकलने वाले थे, लेकिन पड़ोस में हुई वारदात की वजह से हम लोगों ने आज का ट्रिप कैंसिल कर दिया। इंस्पेक्टर ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग कल शिमला के लिए निकल जाइए और अपना नंबर मुझे दे दीजिए, ताकि कोई भी ज़रूरत हो तो मैं फिर आपसे कभी भी बात कर सकूं। इंस्पेक्टर के जाने के बाद पूरे दिन मैं टेंशन में रही। राजेश ने मुझे समझाने की कोशिश भी की, लेकिन इंस्पेक्टर की बातों से मुझे एक अनजाना सा डर सताने लगा था। सुषमा के रूम में एक आदमी को मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। मुझे यकीन था कि उसी आदमी ने ही सुषमा को मारकर फांसी पर लटकाया होगा, जिसे पुलिस समझ रही है कि सुषमा ने खुद ये किया है। दरअसल ये हत्या का मामला था और इस हत्या की चश्मदीद गवाह मैं होती। अगर मैं पुलिस को सब कुछ बता दूं तो हो सकता है कि कातिल जल्दी पकड़ा जाए, लेकिन अब तक देर हो चुकी थी। अब अगर मैंने अपना बयान बदला तो मैं राजेश की नज़र में भी गिर जाऊंगी। यही सोचकर मैंने तय कर लिया कि किसी भी सूरत में मैं अब किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। अगले दिन हम लोग शिमला के लिए निकल पड़े। शिमला पहुंचे तो रात हो चुकी थी। ट्रेन से उतरने के बाद हम लोगों ने टैक्सी पकड़ी और शिमला मार्केट की ओर चल दिए। वहां पहुंची तो सामने ही शिमला कॉटेज नजर आया, जो पिछले 20 सालों में बहुत ज़्यादा नहीं बदला था। मैंने राजेश से कहा कि हमारे ठहरने के लिए ये होटल अच्छा रहेगा, तो राजेश ने भी मेरी बात मानकर शिमला कॉटेज की ओर बढ़ गए। वो होटल महंगा होने के कारण राजेश ने हम तीनों लोगों के लिए एक ही रूम बुक किया, और ये संयोग था या मेरी मोहब्बत की ताकत थी कि हमें कमरा नंबर 114 ही मिल गया था। इस कमरे से मेरी पुरानी यादें जुड़ी हुई थीं, इसलिए कमरे के अंदर पहुंचते ही मेरे दिल को बेहद सुकून मिला। मेरा बेटा आकाश भी कमरे में आकर राहत महसूस कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे आकाश के लिए कमरा नया नहीं हो, लेकिन मैं जानती थी कि आकाश पिछली बार जब इस कमरे में आया था तब वो मेरे पेट में था और मैं अपने प्रेमी नवीन के साथ यहाँ आई थी। शिमला कॉटेज के रूम नंबर 114 में इस वक्त हम 3 लोग थे। खाना खाकर कल के टूर की पूरी प्लानिंग करने के बाद दोनों बाप बेटे बेड पर लेट गए और मैं एक गद्दा रजाई लेकर ज़मीन पर लेट गई और 20 साल पुरानी यादों में खो गई थी। तब मैं अपने घर पर रहती थी और कोचिंग के लिए पास ही के चौराहे पर जाया करती थी। वहाँ मुझे नवीन मिला, जो मेरी ही कोचिंग में पढ़ाता था। मैं नवीन से बहुत प्यार करने लगी थी, लेकिन मैं जानती थी कि नवीन से शादी करना हम दोनों के लिए बेहद मुश्किल फैसला साबित होने वाला था, क्योंकि नवीन पहले से शादीशुदा था। इधर जब मेरे घर वालों को नवीन से मेरी नज़दीकियों के बारे में पता चला तो उन्होंने मेरी कोचिंग छुड़वा दी। नवीन मेरे घर से काफ़ी दूरी पर रहता था, इसलिए कोचिंग छूटने के बाद बड़ी मुश्किल से हमारी मुलाकातें हो पाती थी।
घर वालों ने राजेश से मेरी शादी करने का मन बना लिया था। उस वक्त राजेश भी मेरे घर पर किराए पर रहकर अपनी नौकरी की पढ़ाई कर रहा था। राजेश बेहद संपन्न परिवार का लड़का था, इसलिए मेरे घर वालों ने राजेश को मेरे घर में कमरा दे दिया ताकि मैं और राजेश एक दूसरे के करीब आ जाएं। मेरे पापा का ये आइडिया कामयाब हो गया क्योंकि राजेश भी काफ़ी हैंडसम और अच्छा लड़का था। मैं पढ़ाई के बहाने जब भी राजेश के रूम में जाती तो मेरे घर वाले खुश होते, लेकिन मेरे कोचिंग जाने की बात सुनते ही मेरे मम्मी पापा बेहद गुस्सा हो जाते। फिर भी मैं किसी न किसी बहाने से नवीन से मिलती रहती थी। एक दिन मैं अपने घर की छत पर राजेश के रूम में थी। इसी बीच राजेश ने मुझसे नज़दीकियां बढ़ाईं और फिर हमारे बीच वो सब हो गया जिससे मैं अब तक बचती हुई आ रही थी। राजेश के रूम से लौटने के बाद मैं अपने कमरे में वापस आई और रोने लगी। मुझे ऐसा लगा कि मैंने नवीन के साथ बहुत बड़ा धोखा कर दिया है। अगर मैं नवीन से सच्चा प्यार करती हूँ तो फिर राजेश के साथ वो सब क्यों? मैं नवीन के साथ जब भी मिलती तो गोलियों का इस्तेमाल करती ताकि मैं प्रेगनेंसी से बच जाऊं, और राजेश के साथ वो सब होने के बाद भी मैंने तुरंत अपने बेड के नीचे छुपी हुई गोलियां निकाली और उसमें से 2 गोलियों को खा गई। इस घटना को 20 दिन बीत गए। इसी बीच मैंने राजेश से दूरी बनाए रखी। राजेश भी उस दिन की घटना से बेहद शर्मिंदा था, इसलिए वो भी मुझसे नज़रें चुराने की कोशिश में लगा रहा। एक दिन मैं घर से बहाना बनाकर निकली और सीधे नवीन के पास चली गई। तब नवीन मुझे साथ लेकर अपने एक स्टूडेंट के रूम पर पहुंचा। इस रूम में नवीन और मेरे अलावा कोई भी नहीं था। पूरा दिन हम दोनों उस कमरे में रहे और हमारे बीच कोई दूरी नहीं रही। मैं शाम को घर लौटी तो पता चला कि राजेश अपने गांव वापस चला गया है। मुझे अब राजेश की कोई परवाह नहीं थी। मैंने तय कर लिया था कि मैं राजेश से नहीं बल्कि नवीन से शादी करूंगी। राजेश की पहली बीवी बनने से अच्छा था कि मैं नवीन की दूसरी बीवी बन जाऊं। लेकिन ये होगा कैसे? तब मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि मैं आज पूरे दिन नवीन के साथ थी, पर मैंने तय किया कि मैं आज कोई गोली नहीं खाऊंगी और कुछ महीनों के बाद मैं नवीन पर शादी के लिए दबाव बनाऊंगी तो फिर वो अपने बच्चे के लिए मजबूर हो जाएगा और फिर उसे मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी। 2 सप्ताह के बाद जब मैं खुद से अपना प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मेरे पेट में नवीन का बच्चा पल रहा था, लेकिन मैंने सब्र से काम लिया। अगर इस वक्त मैं नवीन को ये बात बता देती तो वो मुझ पर बच्चे को हटाने का दबाव बनाता, इसलिए मैंने सही वक्त का इंतजार किया। और जब मुझे लगा कि अब मामला नवीन के हाथ से निकल चुका है, मैंने उसे शिमला चलने के लिए मना लिया। मैं घर में बहाना करके एक दिन के लिए नवीन के साथ शिमला पहुंच गई और तब मुझे शिमला कॉटेज में यही 114 नंबर का रूम मिला था। पूरा दिन हम लोग शिमला में घूमे और जब वापस चलने का समय हुआ तब मैंने नवीन से कहा कि मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है, अब तुम मुझसे शादी के लिए इनकार नहीं कर सकते। नवीन ने बच्चा हटाने की काफ़ी मिन्नतें की, लेकिन मैंने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। शिमला से घर आने के कुछ दिनों के बाद तक नवीन लगातार मुझे मनाने की कोशिश करता रहा, लेकिन जब उसे लगा कि मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ तो फिर वो उस जगह को छोड़कर गायब हो गया। मैंने नवीन के हर जानने वाले से उसके बारे में पता किया, लेकिन मुझे उसकी कोई खबर नहीं लग पाई। वो उस शहर से हमेशा के लिए कहीं दूर जा चुका था। ये देखकर मैं बेहद घबरा गई थी, क्योंकि दिन ब दिन मेरा पेट अब भारी हो रहा था। एक दिन अचानक मुझे उल्टियाँ शुरू हो गईं, तो मेरी माँ मेरी इस हालत को पहचान गई। वो फिर मुझे तुरंत ही लेकर कमरे में गई और बोली, सच सच बता, तुम्हारे पेट में किसका बच्चा है? मैंने माँ से उस वक्त झूठ बोल दिया कि ये राजेश का बच्चा है। मेरे मुंह से इतना सुनते ही मेरी माँ की सारी टेंशन दूर हो गई। वो बोली, राजेश बेहद अच्छे घर का लड़का है। उसके घर वाले तो हमारे जैसे घर में अपने बेटे का रिश्ता कभी भी नहीं करते, इसीलिए तेरे पापा ने उसे अपने घर में रखा था ताकि वो तुझसे मोहब्बत करने लगे और इस तरह तू राजेश की बीवी बन जाए। अब तो बैंक में उसकी सरकारी जॉब भी लग गई है। राजेश से अच्छा लड़का तो तुम्हें 7 जन्मों में भी नहीं मिल पाता। क्या तुमने अपने पेट से होने की बात राजेश को बताई है? मैंने कहा कि वो तो अपने गांव चला गया, तो मेरी उससे कोई बात ही नहीं हो पाई। माँ ने कहा कि तुम उसे अभी कॉल करके सारी बात बता दो और बोलो कि इसी महीने वो तुमसे शादी करे। माँ का ये आइडिया काम कर गया
और मैं बहुत बड़ी मुसीबत से बच गई। राजेश को तो पक्का यकीन था कि मेरे पेट में उसी का बच्चा पल रहा है, लेकिन मैं जानती थी कि ये राजेश का नहीं बल्कि नवीन का बच्चा था। मेरे सीने में दबा ये राज ऐसा था जिसे मैं आखिरी सांस तक छुपा कर रखना चाहती थी। राजेश से शादी के बाद मैं काफ़ी समय तक इस शहर में रही। फिर इसी बीच राजेश के घर वालों ने भी मुझे अपना लिया था। 5 साल पहले राजेश ने अपनी कमाई से इस दूसरे शहर में फ्लैट खरीदा तो मैं उसके साथ यहाँ आ गई। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैंने महसूस किया कि राजेश पलंग से नीचे उतरकर मेरे करीब आकर लेटे हुए थे। राजेश आज भी मुझे बेहद प्यार करते हैं। ये बात जानकर मैं कभी कभी खुद को बेहद खुश नसीब समझने लगती हूँ। हालांकि मैं भी राजेश से बहुत प्यार करती हूँ और ये बात भी पूरी दुनिया को मालूम थी। मैंने राजेश को जगाया और फिर वो फ्रेश होने चले गए। हम तीनों ने कुल 3 दिनों तक शिमला में खूब मौज मस्ती की। राजेश का इरादा था कि शिमला से मनाली चलें, लेकिन इसी बीच उनके नंबर पर थाने से इंस्पेक्टर अमित का कॉल आ गया और हम लोग वापस अपने घर लौट आए। शाम को ही इंस्पेक्टर हमारे ड्राइंग रूम में बैठे थे और सुषमा के केस के बारे में वो राजेश से चर्चा कर रहे थे। मैंने चाय टेबल पर रखी थी कि इंस्पेक्टर ने मुझसे पूछा, क्या सुषमा कभी किसी काम से आपके घर आई थी? मैंने कहा नहीं, वो पड़ोस में किसी से मतलब नहीं रखती थी। इंस्पेक्टर ने ये सुनकर गहरी सांस ली। बोले, दरअसल आप लोगों को इतना अर्जेंटली बुलाने का कारण यही था कि सुषमा की कॉल डिटेल से हमें ये पता चले कि सुषमा का एक आदमी के साथ गहरा रिश्ता था। सुषमा के नंबर से सबसे ज़्यादा कॉल इस आदमी के नंबर पर ही की गई थी। जब पुलिस ने उस नंबर को ट्रेस किया तो पता चला कि ये नंबर तो यहीं पास में ही एक्टिवेट था और सुषमा की मौत के बाद ये नंबर स्विच ऑफ हो गया। जब हम लोग उस लोकेशन पर पहुंचे तो वहां से हमें नवीन नाम के एक आदमी की लाश कमरे के पंखे से लटकी मिली। साथ ही एक आखिरी नोट भी मिला जिसे जब्त कर पुलिस ने राइटिंग एक्सपर्ट के पास भेज दिया। इंस्पेक्टर के मुंह से नवीन का नाम सुनकर एक बार फिर से मेरे होश उड़ चुके थे। अब मैं समझ गई थी कि उस दिन सुषमा को मैंने जब उस जगह पर देखा था तो वो नवीन से ही मिलने गई थी, क्योंकि ये वही जगह थी जहाँ पर मेरे बेटे का सेंटर पड़ा था। तभी राजेश ने कहा कि आपने हमें इतनी अर्जेंटली क्यों बुलाया है? सर, इंस्पेक्टर ने कहा, क्योंकि नवीन के नंबर से आपके नंबर पर कॉल हुई है। इतना ही नहीं, सुषमा से भी आपका संपर्क था। ये बात हमें सुषमा के कॉल डिटेल से पता चली है, इसीलिए आपको इसी वक्त मेरे साथ थाने चलना होगा और मुझे आपके वो जूते भी चाहिए जो आप 9 तारीख की उस रात पहनकर ड्यूटी गए थे। इंस्पेक्टर की इस बात से मैं सदमे में आ गई थी। राजेश के चेहरे का भी रंग उड़ चुका था। पुलिस राजेश को थाने ले गई और मैं भी राजेश के साथ थाने पहुंच गई। शाम तक राजेश से पूछताछ होती रही। मुझे पक्का यकीन था कि वो बेकसूर है, लेकिन नवीन और सुषमा से राजेश का संपर्क होने की बात तो मैं समझ ही नहीं पा रही थी। रात के 8 बजे तक पुलिस ने मुझे थाने में ही रोका और राजेश को लेकर मेरे घर पहुंच गई। 1 घंटे के बाद ही पुलिस राजेश को थाने वापस लाई और रात के 10 बजे हम दोनों पति पत्नी को पुलिस ने अपनी गाड़ी में बिठाया और हमारे घर पर छोड़ दिया। जाते समय इंस्पेक्टर अमित ने मेरे पति से कहा, राजेश जी, हम आपको इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि हमें सुषमा का आखिरी नोट आपके घर से मिल चुका है और नवीन का आखिरी नोट तो हमें पहले ही मिल चुका था। आप एक भले इंसान हैं, लेकिन जब तक जांच फाइनल नहीं हो जाती तब तक आप इस शहर को छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। हम आपके दिए हुए सारे सबूतों पर एक बार फिर से गौर करेंगे। याद रखिए कि जब तक सुषमा का केस कोर्ट में चलेगा आपको भी कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे। अमित के जाने के बाद राजेश मेरे करीब आए, लेकिन मैं उनसे बेहद नाराज थी। मैंने आकाश को आवाज़ लगाई, वो भी बेहद घबराया हुआ था। मैंने उससे कहा कि सब ठीक है, तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम जाओ और बाहर से रात का खाना ले आओ, वरना कहीं ऐसा ना हो कि होटल बंद हो जाए। आकाश के जाने के बाद मैंने राजेश से गुस्से में कहा कि तुम 20 साल से मेरे साथ हो। मैं तुम्हें दुनिया का सबसे अच्छा पति समझती रही, लेकिन तुमने मुझे ये नहीं कभी बताया कि तुम्हारे सुषमा से भी गलत रिश्ते थे, वरना आज तुम इतनी बड़ी मुसीबत में ना फंसते। मुझे पूरी बात बताओ कि तुम्हारा सुषमा और नवीन से क्या रिश्ता था? राजेश ने कहा कि ये बात 21 साल पुरानी है। तब मेरी शादी हो चुकी थी। मैं एसएससी की तैयारी कर रहा था और मेरी बीवी सुषमा भी बीएड की तैयारी में थी। मैंने अपने घर वालों को राजी किया कि वो हम दोनों पति पत्नी को दूसरे शहर जाने की अनुमति दे।
ताकि हम वहाँ रहकर अपनी अपनी तैयारी कर सकें। मेरे घर वाले काफ़ी समझदार थे। उन्हें भी लगा कि छोटे कस्बे में रहकर हम लोग कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे, इसलिए मेरे पिताजी ने हमें अपने छोटे भाई के पास दूसरे शहर जाने की अनुमति दे दी। सुषमा और मैं अपनी पढ़ाई के लिए दूसरे शहर आ गए। वहाँ पर मेरे चाचा का घर था और मैं और सुषमा उन्हीं के यहाँ रहने लगे। मैंने नज़दीकी कोचिंग में सुषमा का एडमिशन करवा दिया। कुछ समय के बाद ही सुषमा अचानक गायब हो गई। मैंने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन उसकी कोई खबर नहीं लगी। इस घटना से सबसे ज़्यादा मैं दुखी हुआ, क्योंकि अपनी बीवी को मैं दूसरे शहर पढ़ाने के लिए लाया था और इसके लिए मैंने अपने घर वालों को खुद राजी किया था। फिर 1 साल बाद मुझे सुषमा के बारे में जानकारी मिली कि उसने अपनी ही कोचिंग वाले के साथ शादी कर ली थी। उसकी बेवफाई को जानकर भी मैंने उससे कुछ भी नहीं कहा। सुषमा के लिए नवीन बिल्कुल भी सही आदमी नहीं था, क्योंकि वो किराए पर रहने वाला एक मामूली सा आदमी था। मेरे घर वालों को जब सुषमा की लव मैरिज की बात पता चली तो उन्होंने इसका कसूरवार मुझे ही मान लिया और मुझसे अपने सारे रिश्ते तोड़ लिए। सुषमा से नवीन की शादी के बाद मैंने भी उस शहर को छोड़ दिया और तुम्हारे शहर में आकर रहने लगा। 1 साल बाद मेरी मुलाकात तुम्हारे पापा से हुई, जो मेरे गांव के ही रहने वाले थे। उनके ही कहने पर मैं तुम्हारे घर आकर रहने लगा। फिर तुमसे मेरी शादी हो गई। 15 सालों तक मेरा सुषमा से कोई संपर्क नहीं हुआ। 5 साल पहले जब मैं यहाँ आया तो मुझे एक दिन अचानक सुषमा मिली। वो नवीन के साथ किराए के मकान में रहती थी, लेकिन दोनों के हालात बेहद बुरे थे। तब मैंने ही सुषमा को सामने वाला फ्लैट खरीद कर दिया ताकि वो नवीन के साथ खुशी से रह सके। एक दिन नवीन घर आया भी था, तब तुम शायद मार्केट गई हुई थी। वो दीवार पर टंगी मेरी और तुम्हारी तस्वीरों को निहारने लगा और फिर ना जाने उसे क्या हुआ कि वो सीधे उठ खड़ा हुआ और फिर कभी इधर नहीं आया। सुषमा के पास भी वो केवल रात को ही आता और सुबह भोर में उठकर वापस अपने कमरे पर चला जाता। वहीं पर उसकी कोचिंग भी थी। पिछले कुछ दिनों से नवीन और सुषमा के बीच टेंशन चल रही थी। नवीन सुषमा पर दबाव डाल रहा था कि वो ये फ्लैट बेचकर सारे रुपए उसको दे दे, लेकिन सुषमा ऐसा करना नहीं चाहती थी। तुमसे नज़रें बचाकर कभी कभी मैं सुषमा के पास जाता था। 9 तारीख की रात नवीन और सुषमा की लड़ाई हुई थी। नवीन ने मुझे कॉल किया था, लेकिन जब तक मैं उसके फ्लैट पर पहुंचा तब तक सुषमा ने अपना जीवन खत्म कर लिया था। मुझे सुषमा का वो आखिरी नोट पड़ा मिला जो सुषमा ने मेरे लिए लिखा था और नवीन को कसूरवार ठहराया था। मुझे लगा कि जब ये आखिरी नोट पुलिस के हाथों लगेगा तो फिर ये जानकर कि सुषमा मेरी पहली बीवी है, मेरी बहुत ज़्यादा बदनामी होगी। पर जब ये बात तुम्हें मालूम चलेगी तो फिर ना जाने क्या होगा। इसीलिए मैंने वो नोट वहाँ से उठा लिया और घर आ गया। सुषमा मेरी बीवी थी, लेकिन मैंने उसकी मदद उसका पति होने के नाते नहीं की थी, क्योंकि उसे तो मैंने अपनी ज़िंदगी से कब का निकाल दिया था जब उसने मेरी मोहब्बत का कत्ल कर दिया। नवीन से शादी कर ली थी। मैंने सुषमा की मदद सिर्फ इंसानियत के नाते की थी। फिर भी अगर तुम्हें ये लगता है कि मैं गुनाहगार हूँ तो तुम मुझे जो चाहे सजा दे सकती हो। राजेश की बात सुनकर मैं कुछ नहीं बोली और सीधे अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गई। राजेश ने 20 सालों तक मुझसे इतना गहरा राज छुपाए रखा था, जो उसने आज मेरे सामने उजागर कर दिया। क्या मैं राजेश जितनी हिम्मत कर सकती हूँ? क्या मैं अपने गहरे राज राजेश के सामने उजागर करने की हिम्मत कर सकती हूँ, जो मैंने उससे 20 सालों तक छुपाए रखे? अगर राजेश गुनाहगार था तो मैं भी गुनाहगार हूँ। मैं यही सब सोच रही थी कि राजेश मेरे पास आए और मेरे पैरों को पकड़कर रोने लगे। मैं झट से उठी और मैंने राजेश को गले लगा लिया। सुषमा से मेरा एक अनजाना सा रिश्ता था जो मुझे अब समझ आ रहा था। अगर वो ना होती तो शायद उसकी जगह मैं होती और आज जो सुषमा के साथ हुआ वो मेरे साथ होता। नवीन को उसके किए की सज़ा भी मिल चुकी थी, लेकिन सुषमा के बारे में मैं बिल्कुल गलत साबित हुई। काश राजेश मुझे सुषमा के बारे में पहले बता देते तो शायद मैं उससे मिल पाती। दोस्तों, इंसान एक सामाजिक प्राणी है और इसीलिए सामाजिक मर्यादाओं के साथ जीना ही इंसान की ज़रूरत है। जब भी कोई इंसान इन सामाजिक मर्यादाओं को लांघने की कोशिश करता है तो उसका हाल सुषमा और नवीन के जैसा ही होता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें। सुबह सुबह तड़के अचानक से शोर की आवाज़ सुनकर मेरी आंख खुल गई।
मैंने अपने कमरे की खिड़की से झांक कर देखा तो हवेली के बाहर ढेर सारी भीड़ इकट्ठा थी, जिसे देखकर मैं समझ गई कि जरूर गांव में फिर से कोई बड़ा बवाल हुआ है। मैंने तुरंत ही खुद की हालत को ठीक किया और सर पर पल्ला लेते हुए मैं नीचे उतरी। बाहर आकर देखा तो मेरे ससुर जी भी बाहर निकल आए थे। एक आदमी बहुत बुरी तरह से सर पीट पीट कर रो रहा था और तभी मेरी नज़र नीचे सीढ़ियों पर लेटी हुई एक लड़की पर पड़ी। वो आदमी मेरे ससुर, जो कि इस गांव के सरपंच थे, उनसे कहने लगा कि देखिए ठाकुर साहब, ये क्या हो गया। मेरी बेटी ने अपनी जान ले ली और मेरी बेटी भी पेट से थी। ये सब देखकर मेरे ससुर जी की आंखें भी नम हो गईं। फिर उन्होंने जैसे तैसे उस आदमी को सांत्वना दी। हर कोई इसी उलझन में था कि भला ये सब कैसे हो गया। शाम तक लड़की का अंतिम संस्कार कर दिया गया। शाम को जब ससुर जी घर वापस लौट कर आए तो वो बहुत परेशान थे। हम सब हॉल में एक जगह पर बैठे हुए थे और इसी सुबह वाले मुद्दे को लेकर बातचीत हो रही थी। मेरे ससुर कहने लगे कि ना जाने हमारे गांव को किसकी नज़र लग गई है। पिछले काफ़ी महीनों से लगातार एक के बाद एक इस तरह से लड़कियां अपनी जान ले रही हैं और लगभग हर लड़की ही पेट से होती है और इसीलिए बदनामी से बचने के लिए वो खुद को ख़त्म कर रही हैं। हो ना हो, इस सब के पीछे ज़रूर कोई है, कोई ऐसा जिसके अंदर बिल्कुल भी इंसानियत नहीं बची है। मैंने अपने ससुर से कहा कि फिर तो वो इसी गांव का होना चाहिए, क्योंकि गांव के बाहर का कोई भी इंसान इस तरह की हरकत नहीं कर पाएगा। और तो और गांव की लड़की भला किसी दूसरे गांव वाले से मिलने भी नहीं जा सकती। मेरे ससुर कहने लगे, बहू, मैं तो बहुत ही उलझन का शिकार हो गया हूँ, क्योंकि तुम्हारी बात भी ठीक हो सकती है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये सब करने वाला कोई आसपास के गांव का हो और वो हमारे गांव से किसी तरह की कोई दुश्मनी निकाल रहा हो, जिसके लिए वो हमारे गांव की सभी लड़कियों को एक एक करके निशाना बना रहा हो। वो पहले उन्हें अपने प्यार के जाल में फंसाता है और फिर उन्हें इस हद तक लाकर पूरी तरह से बर्बाद कर देता है और छोड़कर चला जाता है। तब जाकर वो लड़कियां इस कदर मजबूर हो जाती हैं कि अपनी इज्जत की खातिर इतना भयंकर कदम उठा लेती हैं। तभी मेरा देवर राजीव कहने लगा कि पापा, लेकिन भाभी की बात भी ठीक हो सकती है, क्योंकि गांव के बाहर का अगर कोई भी इंसान गांव में आता है तो कभी ना कभी तो ऐसा होता ही है कि गांव का कोई व्यक्ति उसे देख लेता। मेरे ससुर जी बोले कि बात तो तुम्हारी ठीक है बेटा, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे गांव में दूसरे गांव के लोग नहीं आते हैं। कभी ना कभी कोई ना कोई काम ऐसे पड़ ही जाते हैं कि बाहरी लोगों का भी आना जाना यहाँ खूब लगा ही रहता है। अब उनमें से कौन सही है कौन गलत, इसका पता आखिर कैसे लगाया जाए। मैंने अपने ससुर जी से कहा कि लेकिन पिताजी, भला कोई हमारे गांव की लड़कियों के साथ इस तरह से क्यों कर रहा है, आखिर किस बात की जलन है। तो मेरे ससुर जी बोले कि बहू, दरअसल आसपास के गांव की अपेक्षा हमारे गांव में लोग ज़्यादा संपन्न हैं और यहाँ पर सभी एकजुट होकर रहते हैं, शिक्षा पर ध्यान देते हैं, जिस वजह से इस गांव के लोग काफ़ी तरक्की कर रहे हैं। लेकिन बाकी के गांव में अभी भी परंपराओं के नाम पर बहुत कुछ गलत होता चला जा रहा है और वो लोग पढ़ाई लिखाई को भी उतना महत्व नहीं देते। अब वो हमें तरक्की से रोक तो सकते नहीं हैं, इसीलिए इस तरह के काम करके हमारे गांव में दहशत का माहौल पैदा किया जा रहा है, ताकि इस डर की वजह से हम अपने गांव की लड़कियों को पढ़ाना लिखाना बंद कर दें और उन्हें घर में सिर्फ चूल्हा चौका ही संभालने को कह दें। देखो बेटा, मैं बहुत अच्छे से ये बात जानता हूँ कि किसी भी घर, गांव या देश की तरक्की तभी हो सकती है जब हमारी महिलाएं पढ़ी लिखी और आत्मनिर्भर हों। मैंने जब से सरपंच की बागडोर संभाली है तब से मैंने पूरी कोशिश यही की है कि हमारे गांव में सिर्फ परंपराओं के नाम पर किसी के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए। हालांकि हमारे गांव में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेरी इस सोच के खिलाफ हैं, लेकिन वो मुझसे डरते हैं। इसी वजह से कभी भी मेरा खुलकर विरोध नहीं करते हैं, सिर्फ पीठ पीछे छुपकर ही बात करते हैं। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि हो ना हो ये आदमी हमारे ही गांव का है, जो इस बात से चिढ़ा हुआ है कि मैं अपने गांव की बेटियों को उनका हक दिला रहा हूँ। कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाए, यहाँ पर भी वही हाल हो रहा है। मुझे अपने ससुर की बात बिल्कुल ठीक लगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर वो शख्स है कौन। और फिर लड़कियां हर बार उस इंसान का नाम बताने की जगह खुद की जीवन लीला ही समाप्त कर लेती हैं।
जबकि अगर उनके साथ गलत किया गया है तो उन्हें इस बात की शिकायत सरपंच के पास आकर करनी चाहिए ताकि उन्हें इंसाफ दिलाया जा सके। लेकिन वो तो उल्टा उस आदमी को बचा रही थीं और खुद को खत्म कर रही थीं। मेरे ससुर कहने लगे कि मुझे ऐसा लगता है कि इस बारे में मुझे अब इस गांव की बेटियों को खुद से ही जागरूक करना होगा ताकि कोई भी बेटी उस आदमी का शिकार ना बन सके। इसके बाद मैं अपने कमरे में आ गई और सोचने लगी कि ना जाने वो आदमी कौन है जो इतनी घटिया हरकत कर रहा है। मैंने तुरंत ही अपने पति को फ़ोन लगा दिया। मेरे पति शहर में नौकरी करते हैं और वो वहीं पर रहते हैं। 2-3 महीने में कुछ दिनों की छुट्टी लेकर वो यहाँ पर आकर घूम जाया करते हैं और फिर वापस अपने काम पर चले जाते हैं। कुछ देर अपने पति से बात करने के बाद मैं चुपचाप सोने के लिए लेट गई। लेकिन मैंने उन्हें गांव में होने वाली इस तरह की किसी भी घटना के बारे में कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे पति को बिना बात किसी भी तरह की टेंशन हो जाए। वैसे भी अगर मैं उन्हें इस बारे में बताती भी तो वो आखिर वहाँ से बैठे बैठे कर क्या लेते, क्योंकि जो लोग यहाँ गांव में हैं वो भी जब इस बात का पता नहीं लगा पा रहे हैं तो फिर वो क्या कर लेंगे। और अब तो ससुर जी खुद से कोशिश कर ही रहे हैं कि वो किसी भी तरह से गांव की बेटियों को बचा लें। अगले दिन मेरे ससुर मेरे देवर राजीव के साथ और गांव के कुछ आदमियों को लेकर पंचायत घर चले गए। काम से फ्री होने के बाद मैं भी वहां पहुंच गई। वहां पर उन्होंने गांव के हर एक इंसान, चाहे बड़ा हो बूढ़ा हो, बच्चा जवान औरतों, सभी को बुलाया हुआ था। उन्होंने सबके सामने वहां पर गांव की बेटियों से ये गुजारिश की कि वो किसी भी इंसान की बातों में बिल्कुल भी ना आए, क्योंकि जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं उससे ये साफ पता चल रहा है कि कोई है जो बेटियों की मासूमियत का पूरी तरह से फायदा उठा रहा है और उनके जीवन को बर्बाद कर रहा है। सच कहूँ तो मुझे अपने ससुर की सोच पर बहुत गर्व है, क्योंकि गांव का ज़्यादातर इंसान मैंने ऐसा ही देखा है जिसकी सोच इतनी ज़्यादा खुली हुई नहीं होती। लेकिन मेरे ससुर की सोच सबसे अलग और अच्छी है और वो जिस तरह से लड़कियों के लिए जागरूक हैं और जितने काम वो लड़कियों की सुरक्षा और उनके भविष्य को बेहतर बनाने के लिए करते हैं, ऐसे काम करते हुए मैंने आज तक कभी भी पूरे गाँव में किसी को भी नहीं देखा है। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मेरे ससुर जी ने मुझे अपने बड़े बेटे विजय के लिए चुना था। पहल तो मैं ये शादी बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी, लेकिन फिर मेरी माँ ने मुझे समझाया कि सपना बेटा, तुम्हें नहीं पता कि तुम कितनी भाग्यशाली हो, क्योंकि एक तो तुम इतने बड़े परिवार की बहू बनोगी, वहाँ ना तो रुपए पैसे की कमी है और साथ ही हर तरह की सुविधा उस घर में मौजूद है, और तुम्हारे ससुर की सोच भी बहुत ही ज़्यादा नेक है। तब जाकर मैंने थोड़ा बहुत अपने मन को समझाया, क्योंकि पहले तो मुझे इस बात का डर सता रहा था कि मैं तो एक गरीब घर की लड़की हूँ और अगर मैं इतने अमीर परिवार में पहुँच गई तो वो लोग ना तो मेरी इज्जत करेंगे ना ही मेरे माँ बाप की, बल्कि बस हमेशा हर वक्त मुझ पर अपने रुपए पैसों की धौंस जमाएंगे और मुझे नौकरानी बनाकर ही रख देंगे। और फिर मैंने अक्सर सुना था कि बड़े घर के लड़के बहुत ज़्यादा बिगड़ैल होते हैं, इसलिए मुझे लगा कि कहीं मेरा होने वाला पति भी हद से ज़्यादा बिगड़ैल या अय्याश टाइप का इंसान ना हो। लेकिन मेरी सोच के विपरीत विजय तो बिल्कुल अपने पिता की तरह बहुत सुलझे हुए इंसान थे, बल्कि वो तो इतने शांत और सीधे थे कि अब तो मुझे ऐसा लगता है कि उनसे ज़्यादा तो मैं तेज हूँ। मैं खुद को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ जो मैं इस घर की बहू बनी हूँ, और मेरा देवर भी बिल्कुल अपने भाई की तरह सीधा साधा इंसान है। बस कभी कभी कुछ बातों में वो अपने पिता से जिद लेकर बैठ जाता है, लेकिन इतना तो मुझे लगता है कि उसका हक भी बनता है, क्योंकि वैसे भी जो छोटे होते हैं वो लाडले होते हैं और वो इसी तरह से जिद्दी हो जाते हैं। क्योंकि मेरी छोटी बहन भी बिल्कुल उसी की तरह है, वो भी छोटी है तो उसे भी खूब लाड़ प्यार मिला है और वो भी इतनी ही जिद्दी है। बात बात पर कभी माँ से लड़ जाती है तो कभी मेरे पापा से लड़ बैठती है। अभी 2-3 दिन बीते ही थे कि तभी मेरे घर से खबर आई कि मेरी माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। ये सुनते ही मेरे ससुर जी ने मुझसे कहा कि मैं अपने घर चली जाऊं और जब तक माँ की तबीयत ठीक नहीं हो जाती तब तक मैं वहीं पर ही रहूं। मैंने तुरंत ही अपना सारा सामान पैक करके अपने घर पहुंच गई थी। मेरे घर पहुंचते ही माँ की तबीयत में थोड़ा थोड़ा सुधार होने लगा। मुझे भी अपने मायके पहुंचकर बहुत अच्छा लग रहा था।
इसके बाद शाम को मैं अपनी सबसे अच्छी सहेली संगीता से मिलने के लिए चली गई। उसके साथ काफ़ी महीनों के बाद मैंने ढेर सारी बातें की थी, लेकिन मुझे ना जाने क्यों उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। मैंने उससे पूछा भी कि तुम्हारी तबीयत क्यों खराब है, पर वो मुझसे कहने लगी कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। वो मुझे कुछ परेशान भी नज़र आ रही थी, पर मुझे लगा कि हो सकता है उसके घर में कोई बात हुई हो, क्योंकि उसके पापा बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं और अक्सर वो शराब पीकर खूब ज़्यादा लड़ाई करते हैं और मारपीट भी करते हैं, जिस वजह से अक्सर घर में टेंशन बनी रहती है। और फिर कोई भी रोज़ रोज़ उन्हीं बातों को लेकर आखिर कब तक दूसरों से शिकायत करता रहे। इसलिए मैंने इन सब बातों पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मेरी छोटी बहन पायल मेरे घर लौटने से बहुत खुश थी। वो कहने लगी, दीदी आप कितने महीनों बाद घर आई हो, क्यों ना हम लोग कहीं घूमने चलते हैं। मैंने सोचा बहुत दिन से मैं फिल्म देखने नहीं गई हूँ, इसलिए अगली शाम ही हमने फिल्म देखने का प्लान बनाया और अगले दिन हम पिक्चर देखने चले गए। हालांकि मैंने अपनी दोस्त संगीता से भी कहा था, लेकिन उसने कहा कि उसे कुछ ज़रूरी काम है, इसलिए वो हमारे साथ नहीं जा सकती। फिल्म देखने के बाद हम लोग जब वापस गांव लौट रहे थे तो काफ़ी अंधेरा हो गया था, और तभी मैंने गाड़ी से लौटते हुए रास्ते में एक जगह पर संगीता को किसी से बातचीत करते हुए देखा। अंधेरा काफ़ी होने की वजह से मुझे उस व्यक्ति का चेहरा ठीक से नज़र नहीं आया, लेकिन संगीता को मैंने दूर से देखते ही पहचान लिया था, और वो जिस तरह से बात कर रही थी उससे साफ समझ आ रहा था कि वो बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि वो किसी के सामने हाथ जोड़ रही थी और बहुत बुरी तरह से रो भी रही थी। ये देखकर मैं घबरा गई। मैंने पायल से तो इस बारे में कुछ भी नहीं कहा, लेकिन सोचा कि कल ही मैं जाकर संगीता से इस बारे में बात करूंगी। लेकिन मुझे क्या पता था कि संगीता से बात करने का मौका मुझे अब दोबारा कभी नहीं मिलने वाला। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण उगी तो वो मेरे लिए बहुत बुरा संदेश लेकर आई थी। सुबह उठते ही चारों तरफ कोहराम मचा हुआ था। मैंने जब माँ से पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि संगीता ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। ये सुनते ही मैं तो खड़े से ही बेहोश होकर गिर गई। काफ़ी देर के बाद जब मुझे होश आया तो रो रो कर मेरा बहुत बुरा हाल था, और फिर जब हकीकत मुझ पर खुली तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि संगीता भी उसी आदमी का शिकार बन गई थी जिसका अब तक गांव की ढेर सारी लड़कियां शिकार बनती आई हैं। क्योंकि संगीता भी पेट से थी। ना जाने कौन वो आदमी है जो एक के बाद एक लड़कियों की इस तरह से जिंदगियां खराब कर रहा है। मुझे अपनी सहेली को खो देने का बहुत ज़्यादा गम था। मैं हर हाल में उस आदमी को सजा देना चाहती थी, लेकिन आखिर मैं कर भी क्या सकती थी। मैंने सोचा कि जब मैं वापस अपने ससुराल लौटूंगी तो अपने ससुर जी से कहूंगी कि वो इस बार पुलिस को इस बारे में खबर करें, क्योंकि मुझे कुछ भी करके अपनी सहेली की मौत का बदला उस आदमी से हर हाल में लेना ही था। पर इधर एक नया बखेड़ा मेरे घर में खड़ा हो गया था। मेरे पापा मेरी बहन को लेकर बहुत परेशान थे। वो मुझसे कहने लगे कि जब गांव में बाकी लड़कियों के साथ इस तरह की चीज़ें हो रही हैं तो अब मुझे पायल के लिए बहुत डर लग रहा है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि जैसे एक एक करके गांव की बाकी की लड़कियां शिकार बन रही हैं, कहीं हमारी पायल भी इस सब का शिकार ना बन जाए। पापा की ये बात सुनकर मैं भी बहुत बुरी तरह से दंग रह गई थी, क्योंकि इस सब में मैंने इस ओर तो ध्यान ही नहीं दिया कि मेरी बहन भी तो जवान है और उसके साथ भी तो ऐसा कुछ हो सकता है। पापा कहने लगे कि देखो सपना बेटा, इससे पहले कि तुम्हारी बहन के साथ भी कुछ ऐसा वैसा हो जाए, बेहतर यही होगा कि मैं अब उसके हाथ पीले कर दूं और उसे उसके ससुराल विदा कर दूं। लेकिन इतनी जल्दी हमें कोई भी रिश्ता नहीं मिलने वाला और मुझे अब जरा सा भी सब्र नहीं हो रहा है। मैंने पापा से कहा कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन भला इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। तो माँ मुझसे बोली कि तुम ही तो सब कुछ कर सकती हो, क्योंकि अब तुम ही हमारी एक आखिरी उम्मीद हो। मैं उनकी ये बात सुनकर हैरत से उन्हें देखने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि भला मैं उनकी उम्मीद कैसे हूँ। तो पापा मुझसे कहने लगे कि हम चाहते हैं कि तुम अपने ससुर से अपने देवर राजीव के लिए पायल की बात करो। उनके मुंह से ये बात सुनकर मैं तो दंग रह गई थी। पापा कहने लगे कि देखो बेटा, इससे बेहतर रिश्ता हमें पायल के लिए और कोई भी नहीं मिल सकता, क्योंकि पायल की शादी भी हम एक बहुत अच्छे घर में ही करना चाहते हैं, जैसे कि तुम्हारी की है। तुम खुद को ही देख लो
क्या तुम्हें अपने ससुराल में किसी भी तरह की कोई समस्या है? नहीं है ना? तो फिर पायल की भी शादी अगर तुम्हारे देवर से हो जाती है तो उसका भी जीवन सुधर जाएगा। तुम्हारा देवर भी तुम्हारे पति की तरह बहुत सुलझा हुआ इंसान है, तो इससे बेहतर आखिर और कौन हो सकता है। मैंने सोचा कि ये बात तो कभी मेरे दिमाग में आई ही नहीं। पापा कहने लगे कि तुम क्या सोच रही हो? मैंने कहा कि वो बात तो आपकी ठीक है, लेकिन अब इस बात का फैसला तो मेरे ससुर जी और राजीव ही कर सकते हैं, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि वो भी पायल को अपने घर की बहू बनाने के लिए तैयार हो जाएं। इस पर मेरे पापा कहने लगे कि वो तो हमें भी पता है बेटा, लेकिन कम से कम एक बार तुम इस बारे में उनसे बात करके तो देखो, शायद जो हम चाहते हैं वही हो जाए। मुझे भी अपने पापा की बात ठीक लगी और मैं भी ये सोचकर अंदर ही अंदर खुश हो रही थी कि अगर मेरी बहन मेरी देवरानी बन जाती है तो इससे बेहतर तो और कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि इस तरह से मेरी बहन हमेशा मेरे ही साथ रहेगी और मेरे जीवन की खुशियाँ और भी दुगनी हो जाएंगी। अगले ही दिन जब मैं घर लौटी तो मैंने जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर अपने ससुर से इस बारे में बात की। हालांकि मुझे ये सब कहते हुए डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन फिर भी अपनी बहन की खातिर मैंने अपने डर को एक तरफ रखते हुए पूरी बात एक सांस में ही कह डाली। मैंने उन्हें ये भी बता दिया कि पापा को पायल की शादी की जल्दी सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि गांव में जो माहौल बना हुआ है उससे उन्हें डर लग रहा है कि कहीं पायल पर भी इस तरह का कोई खतरा ना मंडराने लगे। मेरी इस बात को सुनने के बाद मेरे ससुर ने मुझे कोई भी जवाब नहीं दिया और वो चुपचाप वापस अपने कमरे में चले गए। ये देखकर मेरे तो पसीने ही छूट गए कि ना जाने मेरे ससुर को मेरी बात का बुरा लगा है या फिर अच्छा लगा है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। अब मुझे डर लगने लगा कि कहीं मैंने उनसे ये बात कहकर कोई गलती तो नहीं कर दी। शाम को मैंने विजय को फ़ोन करके सब कुछ बता दिया तो वो मुझसे कहने लगे कि तुम परेशान मत हो सपना, तुमने कोई गलत बात नहीं की है, तुम कोई दबाव तो नहीं बना रही हो, बस जो प्रस्ताव था वो तुमने उनके सामने रखा है। बाकी पिताजी की अपनी मर्जी है कि वो इस प्रस्ताव को स्वीकार करते भी हैं या नहीं, और बाकी की बात राजीव पर निर्भर करती है, क्योंकि उसकी इच्छा भी मायने रखती है कि वो पायल से शादी करना चाहता है या नहीं। हालांकि मुझे विजय ने काफ़ी तसल्ली देने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी उस पूरी रात मैं डर के मारे बहुत परेशान रही कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे ससुर मुझसे नाराज हो जाएं। अगले दिन पिताजी ने मुझे एक नौकरानी से कहकर बुलवाया। मैं डरते डरते उनके पास पहुंची तो सामने सोफे पर मेरे ससुर और मेरा देवर राजीव दोनों ही बैठे हुए थे। उन्होंने मुझसे कहा, बहू, हमने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलवाया है क्योंकि हम तुम्हें मिठाई खिलाना चाहते हैं। मैंने उनसे कहा कि आखिर किस बात की मिठाई पिताजी? तो वो कहने लगे कि अरे, अब तुम्हारे देवर की शादी होने वाली है तो तुम उस खुशी की मिठाई नहीं खाओगी, क्योंकि ना सिर्फ तुम्हारे देवर की शादी होगी बल्कि ये तो दुगनी खुशी है, तुम्हारी बहन की भी तो शादी होगी। अपने ससुर के मुंह से ये बात सुनकर मैं समझ गई कि वो क्या कहना चाहते हैं। इसका मतलब कि वो इस रिश्ते के लिए राजी हैं। मैं तो तुरंत ही खुशी से उछल पड़ी। मैंने कहा, सच पिताजी, आप मान गए? वो कहने लगे, क्यों नहीं सपना, जब तुम इतनी अच्छी हो तो तुम्हारी बहन भी तो तुम्हारी परछाई ही होगी, और तुम्हारे जैसी ही दूसरी बहू पाकर मैं खुद को बहुत खुश नसीब समझूंगा, क्योंकि मैं इस घर में ऐसी ही लड़की लाना चाहता हूँ जो पूरे घर को बांध कर रखे। और राजीव को भी इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं है, उसे भी पायल पसंद है। ये सुनकर मैं बहुत खुश हो गई थी। मैंने फिर खुशी खुशी ये खबर अपने पति विजय को बताई और अगले दिन मैं मेरे ससुर जी और देवर के साथ अपने मायके शादी का शगुन लेकर पहुंच गई, जिसे देख मेरे घर वाले तो खुशी से फूले नहीं समा रहे थे और पायल तो शर्मा भी रही थी और खुशी से उछल भी रही थी, क्योंकि वो भी एक ऐसे ही घर में शादी करना चाहती थी जहां सुख सुविधाओं की और रुपए पैसे की कोई कमी ना हो। तभी तो वो मुझे हर बार यही कहती थी कि दीदी, आप बहुत भाग्यशाली हो जो आपकी ऐसे घर में शादी हो गई है। काश मुझे भी ऐसा ही घर मिल जाता। और अब तो उसे भी वही घर मिल रहा था जो मुझे मिला था। पंडित जी से सारी रस्में तय होने के बाद अगले महीने की तारीख फिक्स हो गई और जल्दी ही वो दिन भी आ गया और मैं अपनी बहन को विदा कराकर अपने ससुराल ले आई। अपनी बहन की शादी की पहली रात की सारी तैयारियां मैंने और विजय ने साथ में मिलकर ही की थी। हम बहुत खुश थे। विजय भी इस बार जब आए तो पूरे 1 महीने की छुट्टी लेकर आए थे। वो कहने लगे कि बहुत समय हो गया, मैं घर वालों के साथ भी नहीं रहा
और फिर मैं सोच रहा हूँ कि अब तो राजीव की भी शादी हो जाएगी, तो क्यों ना हम चारों लोग घर पर काफी अच्छा समय बिताएं और जब समय मिले तो कहीं बाहर मिलकर घूमने भी जाएं। मुझे भी विजय का ये आइडिया बहुत पसंद आया था। पहली रात को मैं अपनी बहन को उसके कमरे में छोड़ने गई और उसे समझा भी दिया कि वो बहुत ज़्यादा घबराए नहीं, लेकिन वो तो इतनी तेज थी कि खुशी से उसके दांत अंदर ही नहीं हो रहे थे। मैंने उससे कहा भी कि थोड़ा शर्माना भी सीख लो, लेकिन वो तो कहाँ मानने वाली थी। वो इतनी चुलबुली थी कि अपनी शैतानियों से बाज ही नहीं आ रही थी। फिर मैं वापस अपने कमरे में आ गई। मैं और विजय भी अब बहुत सुकून से थे। मुझे भी आज बहुत खुशी मिल रही थी क्योंकि मेरी बहन अब सुरक्षित भी थी और मेरे ही साथ मेरे घर में आ गई थी, जहां उसे किसी भी चीज़ की कोई तकलीफ नहीं होने वाली थी। धीरे धीरे दिन यूं ही बीतने लगे। इधर मेरे ससुर की कुछ पुश्तैनी जमीनों को लेकर कानूनी प्रक्रियाएं चल रही थीं, जिनमें कुछ तेजी आ गई, जिसको लेकर अक्सर मेरे पति और ससुर जी को घर से बाहर ही रहना पड़ रहा था और वो उनमें बहुत ज़्यादा बिजी हो गए थे, जिस वजह से हम चारों साथ में मिलकर कहीं भी घूमने फिरने नहीं जा पाए। इस बीच मैंने नोटिस किया कि मेरी बहन मुझे कुछ उदास सी लग रही है। उसके चेहरे पर हमेशा वैसे एक रौनक रहती थी और वो हर वक्त हंसती खिलखिलाती रहती थी, लेकिन शादी के कुछ ही दिन के बाद उसके चेहरे से वो चमक गायब हो गई थी और वो हर वक्त चुपचाप सी रहती थी। मैंने जब उससे इस बारे में पूछा तो उसने कहा कि उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती है, लेकिन राजीव ने उसे डॉक्टर को दिखाया है और डॉक्टर ने ये कहा है कि कुछ दिन आराम करे और ठीक से दवा खाए तो उसके बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। लेकिन ना जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि बात कुछ और ही है, क्योंकि मैं भी अपनी बहन को बहुत अच्छे से समझती थी और उसके चेहरे को पढ़कर मैं अक्सर ये अंदाज़ा लगा लेती थी कि वो सच बोल रही है या झूठ। और इस बार मुझे यही लग रहा था कि वो मुझसे कुछ छुपा रही है। इसलिए मैंने उस पर नज़र रखना शुरू किया, जिसमें मैंने ये पाया कि वो राजीव से हर वक्त डरी सहमी सी रहती थी। अगर राजीव उसका नाम भी पुकार ले तो वो बुरी तरह से चौंक जाती थी और उसकी आंखों में आंसू आ जाते थे। भला उसकी शादी तो राजीव से हंसी खुशी हुई है, फिर वो उससे इतना ज़्यादा डर क्यों रही थी? मुझे कुछ अजीब लग रहा था। एक रात जब मैं गार्डन से टहलकर वापस अपने कमरे में जा रही थी, तभी मुझे अपनी बहन के कमरे से कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई दी। ये सुनकर मुझसे रहा नहीं गया और जब मैं दरवाजे से कान लगाकर अंदर की बातें सुनने लगी तो मेरे तो होश उड़ गए। राजीव मेरी बहन को बुरी तरह से धमका रहा था। वो कह रहा था कि अगर तुमने किसी के भी सामने अपना मुंह खोला तो तुम्हारा भी वही हाल होगा जो बाकी सबका हुआ है। इस बात पर मेरी बहन बुरी तरह से गिड़गिड़ाते हुए उससे कहने लगी, प्लीज़ राजीव, मेरे साथ ऐसा कुछ भी मत करना। मैं सच में किसी से कुछ भी नहीं कहूँगी। इतना सुनने के बाद मैं वापस कमरे में आ गई, लेकिन अब मैं बहुत परेशान थी कि आखिर राजीव मेरी बहन से इस तरह से बात क्यों कर रहा था और वो उसे किस बात को छुपाने के लिए कह रहा था और उसकी इस बात का क्या मतलब था कि वो उसका वही हश्र करेगा जो बाकी सबका हुआ है। ये सब कुछ तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा उलझता जा रहा था। मैंने सोच लिया कि जब विजय वापस लौट कर आएंगे तो मैं उनसे इस बारे में बात करूंगी, लेकिन जब विजय वापस लौटे तो एक तो बहुत रात हो चुकी थी, दूसरा वो बहुत ज़्यादा परेशान थे, जिस वजह से मैंने सोचा कि अभी मुझे इस बारे में उनसे कुछ भी नहीं कहना चाहिए क्योंकि वो वैसे ही काफ़ी परेशान हैं। मैंने सोचा कि मैं इस बारे में अपनी बहन से फिर से बात करूंगी, लेकिन अगले दिन भी मैंने जब उससे बात करने की कोशिश की तो उसने मेरी किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। अब तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था कि आखिर मैं इस राज के बारे में जानूं तो आखिर कैसे। शाम को जब मेरी बहन मेरे लिए चाय बनाकर लेकर आई तो मैं उसके हाथ को देखकर दंग रह गई। उसके हाथ पर जले का निशान था। मैंने जब उससे पूछा कि ये निशान कैसा है, तुम कैसे जल गई, तो वो बुरी तरह से हड़बड़ा गई और अपने हाथ को साड़ी के पल्लू से छुपाने लगी। मैंने उससे कहा, मुझे सच सच बताओ पायल, आखिर तुम्हारे और राजीव के बीच में चल क्या रहा है? तुम्हें मेरी कसम है। तो वो रोते हुए कहने लगी कि दरअसल राजीव ने मुझे ये सिगरेट से जलाया है। ये सुनकर मेरा खून खौल उठा। मैंने कहा कि राजीव की इतनी हिम्मत कि उसने तुम्हारे साथ ऐसा सुलूक किया, लेकिन आखिर क्यों? मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। मैं अभी पिताजी से उसकी शिकायत करती हूँ। मैं जैसे ही आगे बढ़ी तो मेरी बहन ने मुझे रोक लिया। वो कहने लगी, दीदी प्लीज़ ऐसा कुछ भी मत करना।
मेरी गृहस्थी अभी ठीक से बस भी नहीं पाई है और आप क्यों उसे उजाड़ने में लगी हुई हैं। मैंने कहा कि तुम ये क्या कह रही हो, मैं तो तुम्हारी मदद कर रही हूँ। तो वो मुझसे बिगड़ते हुए कहने लगी कि मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए, मैं अपनी चीज़ें खुद से हैंडल करना चाहती हूँ। ये हम पति पत्नी के बीच की बात है। मैंने कहा पायल, तुम कब से ऐसी हो गई हो जो किसी के जुल्मों को बर्दाश्त करो, और फिर आखिर ऐसी क्या वजह है कि राजीव तुम्हारे साथ इतना बुरा सलूक कर रहा है। मैं तो सपने में भी इस बारे में नहीं सोच सकती थी कि वो तुम्हारे साथ ऐसा कुछ करेगा। आखिर बात क्या है। तो पायल कहने लगी कि बात जो भी हो, पर वो हमारा निजी मामला है। और मैंने कहा ना कि बस वो बुरे नहीं हैं, उन्हें थोड़ा गुस्सा आ जाता है। मेरी ही कुछ हरकतें ऐसी हैं जो उन्हें गुस्सा दिला देती हैं, लेकिन मैं धीरे धीरे उन्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ। और एक बार जब मैं उनके हिसाब से सारी चीजें करने लगूंगी तो वो मुझसे बहुत ही प्यार से बर्ताव करेंगे, मुझे पूरा यकीन है। और मैं हाथ जोड़कर आपके आगे विनती करती हूँ कि आप मेरे मामले में बिल्कुल भी दखल अंदाजी ना करें, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा और राजीव का रिश्ता आपकी वजह से खराब हो जाए। इतना कहकर मेरी बहन तो वहाँ से चली गई थी, लेकिन मैं अवाक मुंह खोले वहीं खड़ी रही। मेरी बहन आज उल्टा मुझ पर ही दोष लगाकर चली गई, जबकि मैं तो उसकी मदद कर रही थी। लेकिन वो सब कुछ क्यों बर्दाश्त कर रही थी? वो तो ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी, वो तो हमेशा से बागी रही है। उसने कभी किसी भी गलत बात को बर्दाश्त नहीं किया, लेकिन आज वो ऐसे कैसी हो गई, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। लेकिन अब हर हाल में मुझे ये जानना था कि आखिर इन दोनों के बीच में चल क्या रहा है। लेकिन मुझे उनके कमरे में झांकने का कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। फिर उसी शाम मैंने विजय से ऐसे ही बातों में पूछा कि ये पुलिस वाले लोग इतने बड़े बड़े केसों को किस तरह से सुलझा लेते हैं। कई बार तो ये बहुत ही गहरे राजों को भी जान लेते हैं। भला ये कैसे मुमकिन हो जाता है? तो मेरे पति कहने लगे कि अरे, अब तो बहुत तरह के खुफिया कैमरे चलने लगे हैं जो साइज में भी बहुत छोटे हैं और जिन्हें कहीं पर भी आसानी से फिट किया जा सकता है, जिनका इस्तेमाल अब बहुत ज़्यादा होने लगा है, जिनमें सब कुछ आराम से रिकॉर्ड हो जाता है। यहाँ तक कि अब तो इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है कि तुम किसी भी जगह पर बैठे बिठाए